औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप लोग सारे खैरियत से होंगे और वाइट चाक एकेडमी में एक और लेक्चर के साथ खुशामदीद कहता हूँ, जहाँ पे हम एक नहीं बहुत सारे सब्जेक्ट्स को इंशाल्लाह पढ़ाएंगे और पेपर प्रेजेंटेशन, पेपर अटैम्प्टिंग, सारी चीज़ों पे काम करेंगे इंशाल्लाह। इसमें हम NMDK, नीट, जी और JEE के जितने भी टेस्ट हैं उस पर भी बात करेंगे। स्कॉलरशिप्स के हवाले से भी इंशाल्लाह मैं आपको डिटेल दूंगा। चैप्टर नंबर 9 पढ़ रहे हैं केमिकल काइनेटिक्स। उसमें आज का जो हमारा क्वेश्चन है, ऑल्दो ये पेपर बुक में बहुत छोटा सा दिया होता है, छोटा इन दैट सेंस कि आपको कुछ ज़्यादा इंफॉर्मेशन नज़र नहीं आएगी, लेकिन है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्योंकि हर एक केमिकल रिएक्शन का ताल्लुक इससे होता है। और केमिकल रिएक्शन का अगर आप कहें कि ये मतलब उसका वो पूरा एनालिसिस मतलब ये आपके सामने रखता है तो गलत नहीं होगा। तो टॉपिक हमारा है कि व्हाट इज़ रेट लॉ, रेट एक्सप्रेशन एंड रेट इक्वेशन। ये तीनों चीज़ें हमारे पास क्या है और इसके लिए कौन सा इक्वेशन है। तो मैं कोशिश करूंगा कि इंशाल्लाह ग्राफिकली आप लोगों के सामने इसको रखूं। आप लोगों को पता है कि जब केमिकल रिएक्शन होता है तो स्टार्ट में हमारे पास रिएक्टेंट्स होते हैं और फिर वो रिएक्टेंट्स कंज्यूम होकर प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। जब वही रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं तो क्या होता है कि हमारे पास रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाती है और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाती है। इसी को बेस बना के हम ये लॉ थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे। तो स्टार्ट हम कर लेते हैं कि एज वी नो दैट व्हेन केमिकल reaction proceed, the concentration of what? Concentration of reactants decreases and that of product increases। ये हमारे पास होता है कि जब भी हम कोई केमिकल रिएक्शन करते हैं तो केमिकल रिएक्शन में हमारे पास जो कंसंट्रेशन होती है रिएक्टेंट्स की वो डिक्रीज होती है और जो प्रोडक्ट होता है उसकी कंसंट्रेशन हमारे पास इंक्रीज होती है। ठीक है, देखिए रिएक्टेंट्स डिक्रीज एंड दैट ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीजेज। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अगर हम इसको रिप्रेजेंट करना चाहें तो आपके लिए समझने में आसान भी होगा और आप लोगों ने भी पेपर में फिर इसको ग्राफिकली ही रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, ग्राफिकल हम इसको किस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास 2 ग्राफ्स है, एक हम लेते हैं फॉर द प्रोडक्ट और एक हम लेंगे रिएक्टेंट्स के लिए। यहां पे हमारे पास होगा टाइम और यहां पे हमारे पास होगा कंसंट्रेशन मोल पर लीटर। किस चीज में? मोल पर लीटर। हम कंसंट्रेशन मोल पर लीटर में लेते हैं। अब आपको पता है कि जब कोई भी रिएक्शन स्टार्ट होता है और टाइम t 0 होता है तो उस वक्त आपके पास किसी भी केमिकल रिएक्शन, अगर हम सपोज करें कि ये हमारे पास एक रिएक्शन है, ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है, तो आपके पास किसकी कंसंट्रेशन 0 होगी? इसकी कंसंट्रेशन आपके पास 0 होगी क्योंकि ये अभी तक बना ही नहीं है। लिहाजा यहां पे हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ये 0 होती है। लेकिन जिस तरह हमने ऊपर स्टेटमेंट में बात की कि जब भी ये केमिकल रिएक्शन प्रोसीड करता है तो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट क्या होती है? ये इंक्रीज होती है। तो टाइम t 0 पे ये हमारे पास 0 थी और टाइम t ये कोई भी टाइम है, टाइम t कोई भी टाइम है, मतलब आप 1 मिनट बाद लेते हैं, आप 2 मिनट बाद लेते हैं, आप 3 मिनट बाद लेते हैं, इट डिपेंड करता है। लेकिन उस वक्त आपके पास ये कंसंट्रेशन इतनी है, मतलब यह है कि ये इंक्रीज हो गई है। ठीक है, अब ये हमारे पास रिएक्टेंट के लिए ग्राफ है और ये हमारे पास क्या है? तो ये हमारे पास है प्रोडक्ट, ये P यहां पे जो हमने लिखा है। सिमिलरली ग्राफ हम ले लेते हैं किसके लिए? रिएक्टेंट्स के लिए। यहां पे भी हमारे पास टाइम, कंसंट्रेशन मोल पर लीटर। अब यहां पे देखिए तो कंसंट्रेशन ज्यादा किसकी होती है? तो इसकी कंसंट्रेशन हमारे पास ज्यादा होती है और विद द पैसेज ऑफ टाइम ये कंसंट्रेशन
कम होती जाएगी। तो हम सपोज करते हैं कि ये कॉन्सेंट्रेशन यहीं कहीं पे होगी, क्योंकि ये मतलब ये है कि ऊपर जितनी भी है तो ये इंक्रीज हो रही है कंसंट्रेशन, ठीक है, 0 से सम वैल्यू। तो मतलब विद द पैसेज ऑफ टाइम ये क्या हो रहे हैं, ये हमारे पास इसमें, तो ये टाइम t 0 पे इतनी थी और टाइम t पे ये इतनी है, और ये क्या है हमारे पास, रिएक्टेंट्स है R इस रिएक्शन में। तो अब देखिए इन दोनों को अगर हम मिलाएं तो हमारे पास क्या बनता है, इन दोनों को मिला के हमारे पास ये ग्राफ बनता है कि यहां पे टाइम, यहां पे हमारे पास कंसंट्रेशन मोल पर लीटर, ठीक है। और हम कह सकते हैं कि ये इस तरह होता है और ये इस तरह होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास रिएक्टेंट्स हैं, ये हमारे पास प्रोडक्ट्स है, ठीक है। तो वही स्टेटमेंट हमने प्रूव किया है जो हमने ऊपर बात की थी कि हमारे पास किस तरह रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट चेंज होते हैं, किस तरह रिएक्टेंट और प्रोडक्ट हमारे पास विद द पैसेज ऑफ टाइम उसमें चेंज आता है। वो चेंज एक के लिए नेगेटिव होगा, दूसरे के लिए पॉजिटिव होगा। नेगेटिव रिएक्टेंट्स के लिए होता है क्योंकि वो डिक्रीज हो रहे हैं, तो वो हम नेगेटिव से शो कर रहे हैं, हमारे पास वैल्यू कम हो रही है। प्लस जो है ना ये हमारे पास प्रोडक्ट्स के लिए, क्योंकि उनकी वैल्यू हमारे पास विद द पैसेज ऑफ टाइम इंक्रीज हो रही है। तो इट मीन कि हमारे पास रेट अब किस चीज पे डिपेंड करता है, तो मैं यहीं पे लिख लेता हूं कि रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन द इनिशियल concentration we have। तो चलो ये मैं अब आप लोगों से पूछता हूं कि इनिशियल हमारे पास कंसंट्रेशन किस चीज की होती है। यस, इनिशियल कंसंट्रेशन हमारे पास होती है किस चीज की, रिएक्टेंट्स की, क्योंकि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन तो हमारे पास 0 होती है। तो ये हमारे पास ये 0 होती है और ये वैल्यू तो हम इसको लेंगे, किसको लेंगे, और ये क्या है, ये हमारे पास है रिएक्टेंट्स। क्या है, रिएक्टेंट्स। तो वी कैन से कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, ठीक है। ये बेसिकली हमारा, हम ये चीज प्रूव करना चाहते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन किस चीज पे डिपेंड करता है। तो रेट ऑफ रिएक्शन हमारे पास डिपेंड करता है विद द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, के कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। तो इट मीन के रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन मतलब फास्ट है, स्लो है, जो भी है वो डिपेंड करेगा आपके कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स का। और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स हम लेते हैं ये जो ब्रैकेट है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कंसंट्रेशन, क्या, कंसंट्रेशन, ठीक है। इसको हम कहते हैं मोलर कंसंट्रेशन। क्या कहते हैं, मोलर कंसंट्रेशन। मोलर कंसंट्रेशन, तो मोलर कंसंट्रेशन मीन कि ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास मोलैरिटी है। क्या है, ये हमारे पास मोलैरिटी है। ये हमारे पास मोलैरिटी है। और मोलैरिटी हमारे पास फिर क्या आती है, मोलैरिटी हमारे पास सिंपल है कि मोल पर लीटर, मोल पर लीटर, ये हमारे पास इसकी वैल्यू आती है। लिहाजा आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और तब तक मैं फिर नेक्स्ट आपको आगे समझाता हूं। ओके, तो जो स्टेटमेंट हमने ऊपर लिखी थी उसको हमने प्रूव कर लिया। अब हम आगे बात करेंगे इक्वेशंस पे कि इसके इक्वेशन बेसिकली कैसे हम प्रूव कर सकते हैं। कि अब यहां तक तो इतना क्लियर है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन का जो रेट होगा वो डिपेंड किस चीज़ पे करेगा, वो हमारे पास डिपेंड करेगा कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। के अगर आपके पास कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ज़्यादा है, ठीक है, आपका रेट ऑफ रिएक्शन हाईएस्ट होगा। अगर आपके पास
कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स कम है तो आपका रेट ऑफ रिएक्शन स्लो होगा, ठीक है। या अगर आपका रेट ऑफ रिएक्शन स्लो होता है विद द पैसेज ऑफ टाइम, तो वो क्यों स्लो होगा? बिकॉज ऑफ द डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स। तो इट मीन के रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन डिक्रीजिंग with what? Progressing the chemical reaction. So rate of chemical reaction decreasing with progressing the chemical reaction with the progressing the chemical reaction। जैसे ही केमिकल रिएक्शन आगे बढ़ता है तो विद द पैसेज ऑफ टाइम हमारे पास जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो क्या होता है? वो डिक्रीज होता है। क्या होता है? डिक्रीज होता है। अब क्यों डिक्रीज होता है इसके लिए मैं आपको बताता हूं। हम सपोज कर लेते हैं कि जर्नल रिएक्शन, ये हमारे पास रिएक्टेंट्स हैं और ये हमारे पास प्रोडक्ट है, ठीक है। अब ये इसमें डिक्रीज क्यों आता है और इंक्रीज क्यों आता है, इस पे बात कर लेते हैं कि जिस तरह हमारे पास क्या होता है, अगर कोई केमिकल रिएक्शन स्टार्ट होता है, सो सिंस द रिएक्टेंट्स आर बीइंग यूज्ड। अब जब रिएक्टेंट्स हमारे पास यूज हो रहे हैं, सो इट्स कंसंट्रेशन डिक्रीजेस। इससे कंसंट्रेशन क्या हो रहा है? वो डिक्रीज हो रहा है, विच डिक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। तो वो क्या करता है साथ में? वो रेट ऑफ रिएक्शन को भी डिक्रीज कर लेता है। जितने कंसंट्रेशन आपके पास डिक्रीज होगी, साथ में हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? वो भी हमारे साथ डिक्रीज होगा। दैट्स व्हाई हम कहते हैं कि ये हमारे पास डिपेंड करता है किस चीज पे? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स पे। अब अगर हम यहां पे एक रिएक्शन ले लें, रिएक्शन क्या है हमारे पास, और ये हमें दे रहा है प्रोडक्ट, ठीक है। इस पे अगर हम यहां पे बात कर लें तो इसका अगर हम रेट निकालना चाहें तो रेट हम कैसे निकालेंगे? तो हम लिखेंगे कि रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये इन दोनों के बराबर है। अब ये ए और बी क्या है? ये जरूरी नहीं है कि ये मोल हो, ये मोल होंगे, ये जो कोएफिशिएंट में इस्तेमाल हुए हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि ये मोल हो, क्योंकि जब भी आपको कोई बैलेंस केमिकल इक्वेशन दिया जाता है तो वहां पे नंबर ऑफ मोल्स या जिसको हम कोएफिशिएंट कहते हैं उसको वहां पे बैलेंस किया जाता है, ठीक है, ताकि आपको एक बैलेंस केमिकल रिएक्शन मिल जाए। लेकिन जो रेट ऑफ रिएक्शन में हम लिखेंगे ये नंबर ऑफ मोल्स, यहां पे पावर में जब हम लिखेंगे जो कोएफिशिएंट होंगे वो पावर में आएंगे, वो जरूरी नहीं है कि ये वही मोल हो। वही मोल मतलब है कि उतने मोल हो। लेट्स सपोज यहां पे ये वैल्यू 2 और 2 है तो यहां पे भी हम 2 और 2 लिखते हैं। ये जरूरी नहीं है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, क्योंकि हमारे पास जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होती है स्पीशीज की, जो मतलब यह है कि एक्सपेरिमेंटली वो कंबाइन होते हैं रिएक्टेंट स्पीशीज, उसकी एग्जैक्ट जो वैल्यूज हमारे पास होती हैं वही वैल्यूज हमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन डिटरमाइन करके देती हैं। तो जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपके पास होता है वही ये पावर वाली एग्जैक्ट वैल्यू होती है। ये जरूरी नहीं है कि ये इस जैसी हो। तो मैंने कहा कि ये सेम हो भी सकती है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि सेम होंगी, ये डिफरेंट भी हो सकती है। ऐसे बहुत सारे रिएक्शन है कि जिसमें यहाँ पे कोएफिशिएंट लेट्स सपोज 6 और 7 आता है, 6 आता है और यहाँ पे उसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फर्स्ट आता है। क्यों? क्योंकि ये एक्सपेरिमेंटल रेट डिटरमाइनिंग स्टेप जो रिएक्शन, इससे पहले जो लेक्चर मैंने किया था उस पर मैंने ये बात की थी कि जो एलिमेंट्री रिएक्शन होते हैं, एलिमेंट्री स्टेप्स होते हैं और रेट डिटरमाइनिंग स्टेप जिसको हम कहते हैं, वहां पे मैंने इस बात का तस्करा किया हुआ था, ठीक है। तो ये हमारे पास इसके मुतालिक थोड़ी सी इंफॉर्मेशन थी। एंड नाउ वी कैन से के रेट इज इक्वल टू के, ये इन दोनों के। अब ये क्या है हमारे पास? ये रेट
कांस्टेंट है। क्या है? रेट कांस्टेंट है। और ये पूरा जो एक्सप्रेशन है ये क्या है? ये रेट एक्सप्रेशन है। क्या है? रेट एक्सप्रेशन है। ये जो पूरी एक्सप्रेशन है आपके पास, ये पूरे का पूरा, ये हमारे पास, इसको हम कहते हैं रेट एक्सप्रेशन। क्या कहते हैं? रेट एक्सप्रेशन, जो कि डिपेंड करता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स पे, जो आपके पास इनिशियल वैल्यू जिसमें ज्यादा होती है उस पर डिपेंड करती है। अभी मैं आपको एक रिएक्शन बताता हूं, ठीक है? उस रिएक्शन पे हम इसको जस्टिफाई कर लेते हैं। यू कैन से कि जस्टिफाई, ये जो हमने अभी तक पढ़ा है इसको हम जस्टिफाई करना चाहते हैं। कैसे जस्टिफाई करेंगे? तो यहां पे हम एक रिएक्शन लिखते हैं कि CO गैसियस फॉर्म में कंबाइन हो रहा है NO2 गैसियस फॉर्म में, और हमें क्या दे रहे हैं? ये हमें बेसिकली दे रहा है CO2 प्लस NO, और ये भी क्या होगा हमारे पास? गैसियस फॉर्म में। यहां पे टेम्परेचर कितना होगा? 400 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना होगा? 400 डिग्री सेंटीग्रेड। इस पे अब हम बात करते हैं कि ये किस तरह होता है, ठीक है? अब ये हमारे पास एक केमिकल रिएक्शन है, लेकिन इस केमिकल रिएक्शन के लिए हमारे पास कुछ वैल्यूज हैं। वैल्यूज क्या है? कि इनिशियल कंसंट्रेशन हमारे पास, इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन क्या था, इसके लिए हम एक टेबल बनाएंगे और उस टेबल पे इसको हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि इनिशियल रेट्स ऑफ रिएक्शन, तो ये हमारे पास है मोल पर dm³ सेकंड। सेकंड भी बॉटम में, ये मतलब पावर इसका 1 है, डिनोमिनेटर फॉर्म में है। और सेकंड हमारे पास है रेट कांस्टेंट K, तो K हमारे पास उसकी वैल्यू क्या होगी? 0.50 लीटर पर मोल सेकंड, लीटर मोल सेकंड, ठीक है? अब इसका हम एक ग्राफ ड्रा कर लेते हैं। ग्राफ हम किस तरह ड्रा कर लेते हैं? ग्राफ हम ड्रा कर लेते हैं कि हम डिफरेंट सीरीज को लिख लेते हैं। डिफरेंट सीरीज को हम कैसे लिखेंगे? तो डिफरेंट सीरीज को लेट्स सपोज ये हमारे पास सीरीज 1 है। सीरीज 1 में हम बात करते हैं कि इसकी कॉन्सेंट्रेशन है, इसकी कॉन्सेंट्रेशन है, और ये हमारे पास रेट है, ठीक है? ये चीज अब हम मालूम करना चाहते हैं। तो अगर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और यहीं से हम ऊपर ड्रॉ कर लेते हैं ताकि आपको इजीली उसकी समझ आ जाए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, इसी रिएक्शन को अगर हम थोड़ा सा ऊपर ले लें, ऊपर ले लेते हैं ताकि आपको सारे टेबल की समझ आ सके। हम पहले रिएक्शन लिख लेते हैं CO गैसियस फॉर्म, डिग्री सेंटीग्रेड पे ये रिएक्शन हो रहा है। यहां पे रेट्स ऑफ रिएक्शन हमारे पास है मोल पर dm³ सेकंड में, और के हमारे पास 0.50 मोल पर लीटर सेकंड, सॉरी लीटर पर मोल सेकंड, ठीक है? ये हमारे पास वैल्यूज है। अब हम ले लेते हैं सीरीज 1। सीरीज 1 में हमारे पास CO की कंसंट्रेशन है, NO2, और ये हमारे पास रेट। अब हम चेक कर दें क्या ये डिपेंड करता है कि नहीं डिपेंड करता। तो सीरीज 1 में हमारे पास अगर हम कंसंट्रेशन यहां पे ले लेते हैं कि 0.10, ठीक है, और इसकी भी ले लेते हैं 0.10। रेट हमारे पास इस रिएक्शन का क्या है? 0.001
5, ये इसका रेट आ रहा है। अब इसमें एक स्पीशी को हम मतलब स्टॉप कर लेते हैं और दूसरे स्पीशीज को हम साथ में मतलब यह है कि आगे लेके जा रहे हैं। तो किस तरह, हमने इसको स्टॉप किया और इसको हम चेंज कर रहे हैं। तो इसको चेंज करते हुए हम क्या कर रहे हैं, इसको चेंज करते हुए हम पहले इसकी वैल्यू लिख लेते हैं। तो इसकी वैल्यू हमारे पास किस तरह आएगी, देखिए इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी कि ये हम इसमें चेंज दे कहते हैं और इसको हम कंप्लीटली स्टॉप कर लेते हैं। तो ये हमारे पास 0.20 और ये 0.10, रेट कितना चेंज हो रहा है, 0.010, 5 वैल्यू, 0.30, ये 0.10, 0.015, 0.40, 0.10, 0.020। मतलब यह है कि देखिए वैल्यू में चेंज तो आ रही है, किसके साथ आ रही है, इसके साथ आ रही है। और दूसरा हमने स्पीशी को होल्ड किया हुआ है, क्या किया हुआ है, होल्ड किया हुआ है। यह हमारे पास सीरीज 1 है। सीरीज 2 में बात कर लेते हैं। सीरीज 2 में भी हम सेम ही कंडीशन मतलब यह कि अप्लाई कर लेते हैं। तो सेम कंडीशन क्या है, वही हमने यहां पे कंसंट्रेशन आप CO लिखा, NO2 लिखा और इसको हमने रेट लिखा। अब यहां पे हम कंसंट्रेशन के वैल्यू में थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, ठीक है। NO2 की कंसंट्रेशन हम ज्यादा लेंगे और इसकी हम वही सेम लेंगे और ये हमारे पास 20, ठीक है। तो हमारे पास रेट ऑब्वियसली ज्यादा हो जाएगा, वहां पे 1 था तो यहां पे 10 होगा, ठीक है। अब उसको हमने कांस्टेंट रखा है और इसको हम चेंज कर रहे हैं, लेकिन वहां पे हम चेंज 10 डिग्री का, यहां पे भी हम चेंज 10 डिग्री का करेंगे। तो 0.20, 0.20, अब यहां पे 0.020 10 डिग्री का आ रहा है, 0.30, 0.20, 0.030। अब देखें 0.40, 0.20, 0.040। तो इट मीन के वहां पे भी चेंज आ रहा है चेंज, इसको देखिए आप, ठीक है। अब आते हैं सीरीज 3 पे, ठीक है। सीरीज 3 हमारा ये वेरिफिकेशन कर देगा कि क्या असल है और क्या नकल है। सीरीज 3 में सेम वही तरीका है, अब यहां पे हम कंसंट्रेशन फिर लेते हैं, उसके लिए वही 0.10 है, लेकिन यहां पे 30 लिया है, 0.30, वहां पे 0.20 था और पहले में 0.10 था। अब चेंज कितना आ रहा है, 0.015। तो 0.20, 0.30, 0.030, 15 डिग्री का आ रहा है, 0.30, 0.30, 0.045, 0.40, 0.30, 0.060। अब ये चेंज देख, ये भी हमारे पास चेंज आ रहा है। अब इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये है कि अगर हम कंसंट्रेशन एक स्पीशीज की चेंज कर रहे हैं तो दूसरे स्पीशीज की ऑटोमेटिकली हमारे पास चेंज हो रही है। तो हम लिख सकते हैं कि रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू CO फॉर दिस रिएक्शन, ठीक है। और हम ये भी लिख सकते हैं कि रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू NO2, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। और फिर हम एंड में लिख सकते हैं कि रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ CO और कंसंट्रेशन ऑफ N2, दोनों के साथ चेंज करता है। अगर इसको हम होल्ड करें तो उसके साथ चेंज हो जाएगा। यस, वी कैन राइट दिस। तो फिर हम लिख सकते हैं कि रेट इज इक्वल टू K CO NO2, बिल्कुल इसके बराबर है। जहां पे हमारे पास क्या है, ये जो पूरा टर्म है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं रेट लॉ, रेट एक्सप्रेशन, रेट इक्वेशन, ये तीनों हम कह सकते हैं, ठीक है। और डिपेंड किस चीज पे करता है,
डिपेंड करता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट स्पीशीज, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट स्पीशीज। और अगर यहां पे आपके पास वैल्यू अदर देन 1 हो, कोएफिशिएंट अदर देन 1 हो, तो फिर वो कोएफिशिएंट भी आप लिखेंगे। तो इट मीन कि रेट आपके पास इक्वल है रेट कांस्टेंट के एंड कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट स्पीशीज, प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट स्पीशीज इसके बराबर है। और रेज टू द पावर ऑफ देयर कोएफिशिएंट, अगर यहां पे आपके पास लेट्स सपोज हम लिख लेते हैं कि इसमें ये 2 है, ये 2 मोल में कंबाइन हुआ है, तो यहां पे हम फिर 2 लिखेंगे। तो इट मीन का जो कोएफिशिएंट होगा उसका पावर भी यहां पे आएगा। तो ये इसका मतलब ये है कि ये प्रूव कर लेता है। वहां पे हमने जर्नल रिएक्शन में भी किया था, यहां पे अब हमने एक प्रॉपर एग्जांपल दिया था और उसी से हमने इसको प्रूव किया कि ये किस चीज पे डिपेंड करता है। हमारे पास ये डिपेंड करता है प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट स्पीशीज रेज टू द पावर ऑफ देयर कोएफिशिएंट। अगर इसका कोई मतलब कोएफिशिएंट है तो वो भी मतलब हम साथ में लिखेंगे। तो अगर आप इसको लिखें कि रेट इज इक्वल टू द रेट कांस्टेंट एंड प्रोडक्ट ऑफ मोलर concentration of reacting species raised to the power of coefficient। ये इस पूरे टर्म का मतलब हमारे पास यहां पे ये मीनिंग आ रहा है। सो यस वी कैन राइट दिस कि ये हमारे पास किसके बराबर है, ये हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट स्पीशीज रेट कांस्टेंट और फिर साथ में हमारे पास रेज टू द पावर ऑफ देयर कोएफिशिएंट इफ कोएफिशिएंट इज अदर देन 1, इफ कोएफिशिएंट इज अदर देन 1, सो देन वी कैन राइट दैट। So guys, it was all about the rate law, rate equation and rate expression। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे बात करेंगे। फिर भी अगर आपको कोई ऐसा टॉपिक लग रहा है कि जिसको आपको समझ नहीं आ रही, आप डिस्कस करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप ऑनलाइन भी लेक्चर बुक कर सकते हैं और यू कैन से थ्रू द कमेंट्स इन द कमेंट्स एरिया। इंशाल्लाह आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं आपको प्रॉपर आंसर दे सकूं। नेक्स्ट लेक्चर में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।